अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। कल हमने मेजरिंग इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि मेजरिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। आज की वीडियो में हम मार्किंग इक्विपमेंट से शुरू करेंगे एंड हो सका तो सारे इक्विपमेंट्स ही आज की वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर एक और वीडियो बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मार्किंग इक्विपमेंट से शुरू कर लेते हैं। तो मार्किंग इक्विपमेंट में सबसे पहले हमारे पास में आता है टेलर्स चॉक। ये जो चॉक होते हैं ना, ये आपको अलग अलग कलर्स में और अलग अलग शेप में अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं। इनमें अलग अलग तरीके के चॉक्स होते हैं। टेलर्स चॉक में भी बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है क्ले चॉक। क्ले चॉक होता क्या है? इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज चॉक है ये, मतलब हम ज़्यादातर क्ले चॉक ही यूज़ करते हैं। ये फ्लैट 2 इंच स्क्वायर का होता है, वाइट ब्लैक कलर का एंड ब्लू कलर का भी हो सकता है। जो ये चॉक होते हैं रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक में ही हमें इनको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा टाइप ऑफ चॉक है, वैरायटी ऑफ चॉक है, वो है पाउडर्ड चॉक। ये जो चॉक होता है ये फैब्रिक को मार्क करने के लिए यूज़ होता है एक परफोरेटेड पैटर्न के थ्रू। एग्जाम्पल, जैसे आपने डार्ट को फैब्रिक पे ट्रांसफ़र करना है तो जो डार्ट होती है पैटर्न पे वो परफोरेटेड होती है एंड जो पैटर्न है उसको हम फैब्रिक पे प्लेस करते हैं। फिर जो पाउडर की डस्ट होती है, जो पाउडर चॉक की डस्ट होती है, उसको हम डस्टेड कर देते हैं, मतलब उसको हम फैला देते हैं जिस पोर्शन पे हमें मार्किंग चाहिए एंड मार्किंग ऑब्टेन हो जाती है फैब्रिक पे। जो नेक्स्ट वेराइटी ऑफ चॉक है वो है वैक्स चॉक। वैक्स चॉक जो होता है ये यूज़ होता है वूल फैब्रिक्स को मार्क करने के लिए। ये जो है ये 2 इंच स्क्वायर वैक्स टाइप होता है एंड जो ये चॉक है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको रिमूव करना। अगर हम एक बार लगा दें हार्ड सरफेस फैब्रिक्स पे तो इसलिए हम इसको वूल फैब्रिक्स पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर है चॉक इन पेंसिल फॉर्म। जो चॉक होता है ना वो आपको पेंसिल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। हम उसे किसी भी पेंसिल को जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही हम इस चॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पतली एक्यूरेट लाइन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये प्लीट्स को, बटन होल्स को, सिमिलर डिटेल्स को मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो चॉक होते हैं उनके कलर्स में यहाँ पे वाइट पेस्टल शेड्स में चॉक अवेलेबल होते हैं। जो टेलर्स चॉक पेंसिल टॉप है वो चॉक रिफिल्स के साथ भी आती है। ड्रेस मार्कर पेंसिल जो बॉटम हैज़ हैंडी ब्रश इरेज़र, ऐसी ही ड्रेस मार्कर पेंसिल्स भी होती हैं जिनमें हैंडी इरेज़र भी अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है पेंसिल। जो कलर्ड पेंसिल्स होती हैं विच आर रेड ऑन वन साइड एंड ब्लू ऑन द अदर साइड, ऐसी भी पेंसिल्स होती हैं लाइक रेड उसके एक साइड पे हो गया, ब्लू कलर उसके दूसरे साइड पे हो गया, वो भी हम एक चॉक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा मार्किंग इक्विपमेंट है टेलर्स चॉक के बाद में वो है ट्रेसिंग व्हील। कंस्ट्रक्शन लाइन, जैसे कि आपने डार्ट सीम्स को ईजिली ट्रांसफ़र करना है पैटर्न से या ड्राफ्टिंग पेपर से टू द फैब्रिक, तो हम वो ट्रेसिंग व्हील की मदद से कर सकते हैं। ये एक डिस्क होती है जो कि लोअर एंड पे सिचुएटेड होती है एंड इसके शॉर्ट टूथड एजेस होते हैं या फाइन पॉइंटेड एजेस होते हैं। ये डिस्क मूवेबल होती है, आराम से ये मूव भी करती है। इट इज़ यूज विद कार्बन पेपर। ये कार्बन पेपर के साथ हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए पैटर्न मार्किंग्स को टू द फैब्रिक। सीरेटेड एज व्हील इज़ सूटेबल। ये सूटेबल होती है ज़्यादातर फैब्रिक्स के लिए एंड स्मूथ एज्ड व्हील्स जो होती हैं वो फर्मर मार्किंग्स के लिए यूज़ होती हैं ऑन हार्ड टू मार्क फैब्रिक्स एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट फैब्रिक्स। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये हमारी ट्रेसिंग व्हील की पिक्चर है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास में ये ट्रेसिंग व्हील है, ये ट्रेसिंग व्हील है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इसका एज है ना ये मूवेबल है। तो यहाँ पे ये बहुत ही आपको फर्म लाइन देगा। इस तरीके से ये मूव होता है। जैसे मान लो कोई भी लाइन आपको ड्रॉ करनी है फैब्रिक पे, जैसे ये ड्राफ्टिंग पेपर है, यहाँ पैटर्न बना हुआ है तो हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है तो हम इसके ऊपर इसको चला देंगे
तो जैसे आप इसको इसके ऊपर चलाओगे ये वाली लाइन जो है फैब्रिक पे ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे साइड पे। तो इस तरीके से ये मूव करता हुआ जाता है और इससे हम डार्ट्स को, लाइंस को जो है वो फैब्रिक पे उतार सकते हैं आराम से। सो पिन्स एंड पिन कुशंस पे भरने से पहले मैं आपको यहाँ पे टेलर स्क्वायर चौक भी दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके के स्क्वायर चौक्स होते हैं, आप देख सकते हैं। ये यूज्ड है, मैंने यूज़ किए हुए हैं, बट कुछ इस तरीके के आते हैं, अलग अलग कलर्स में आते हैं, अलग अलग पेस्टल कलर्स भी होते हैं इनके अवेलेबल। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पिन एंड पिन्स कुशन से। तो पिन्स भी मेरे पास थी पर अभी मुझे मिल नहीं रही, मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, बट मिलेंगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो वैसे पिन्स एंड पिन कुशंस की बात करें तो पिन्स जो होती हैं ना वो अलग अलग लेंथ और थिकनेस में अवेलेबल होती हैं। स्मॉल फाइन पिन्स जो हैं, हम जो बहुत ही छोटी छोटी फाइन पिन्स जो होती हैं उनको हम डेलिकेट फैब्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो लॉन्ग पिन्स होती हैं ना उनको हम हैवी फैब्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं। पिन हेड जो होता है वो फ्लैट या कलर बॉल वहाँ पे लगी हुई हो सकती है, या तो वो फ्लैट हो सकता है जो पिन का हेड होता है, या फिर वहाँ पे कलर बॉल लगी हुई हो सकती है। जो कलर बॉल होती है, हेडेड पिन्स आर कन्वीनियंट टू यूज़। ज़्यादातर हम वही पिन्स यूज़ करते हैं जिन पे कलर बॉल्स लगी होती है, क्योंकि उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। पिन्स शुड हैव शार्प पॉइंट, पिन्स के शार्प पॉइंट्स होने चाहिए एंड रस्ट नहीं होनी चाहिए। एंड दीज आर यूज टू होल्ड पैटर्न, और फैब्रिक को होल्ड करने के लिए ये यूज़ होते हैं। दो या दो से ज़्यादा लेयर्स जो होती हैं फैब्रिक की एक्सेट्रा टुगेदर हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं पिन्स के थ्रू। पिन कुशन क्या होता है? पिन कुशन एक फॉर्म जैसा होता है जिसपे हम अपने जितने भी पिन्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, उसको वहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं और वो उस कुशन पे ही लगी रहती है। फिर वो पिन्स इधर उधर नहीं फैलती और किसी को खतरा नहीं होता कि पिन चुभ जाएगी, ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। जब हमारे पास में पिन कुशन होता है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे फिर जंग भी नहीं लगती है एंड ईजी टू यूज़ ये है ही। कार्बन ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? कार्बन ट्रेसिंग पेपर ना, जैसे हम एक कार्बन पेपर यूज़ करते हैं नॉर्मली, अगर हमने कोई राइटिंग वर्क करना है तो ब्लू कलर का कार्बन पेपर होता है। लेकिन जब हमें कंस्ट्रक्शन करना है, जब हमें स्टिचिंग करनी है, तो हम ब्लू कलर का कार्बन पेपर नहीं यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं या तो ब्राउन कार्बन पेपर होता है या फिर येलो कार्बन पेपर होता है, या फिर वाइट कार्बन पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो। जब आपने मार्किंग को पैटर्न से फैब्रिक में ट्रांसफ़र करना है तो हम कार्बन पेपर को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है। और ये बहुत सारे कलर्स में आपको अवेलेबल होता है, मार्केट में मिल जाएगा। बट वाइट जो कार्बन पेपर है ना वो ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं येलो कार्बन पेपर भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। सिंस जो कलर्ड कार्बन पेपर की जो मार्किंग होती है वो हम राइट साइड पे देख सकते हैं ऑफ द फैब्रिक। जो कार्बन पेपर है ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक, जो फैब्रिक की रॉन्ग साइड होती है हमेशा वहीं पे हम कार्बन पेपर को प्लेस करते हैं, ताकि जो मार्किंग्स होती हैं वो हम फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे ही दिखें, राइट साइड पे कोई भी मार्किंग हमें ना दिखे। अब हम बात कर लेते हैं कटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। कटिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना वो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे पास में शेयर्स आती हैं और एक हमारे पास में सिजर्स आती हैं। सीज़र वो सीज़र होगी जिससे आप अपने घर पे, एक लोहे की सीज़र होती है या नॉर्मल सीज़र होती है, उससे हम क्या करते हैं, कपड़ा काटते हैं या पेपर कट करते हैं, वो वाली सीज़र्स हो गई। लेकिन एक सीज़र होती है जो शेयर सीज़र होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से। ये पिंकिंग शेयर सीज़र है जिसमें जिगजैग पैटर्न है, बट इसको हम एक जिगजैग सीज़र एक अलग नेम भी देते हैं जब ये फैब्रिक में आती है सीज़र। एंड ये अभी पेपर कटिंग सीज़र मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स जो होती हैं वो बिग सीजर्स होती हैं विच आर यूज टू कट हैवी फैब्रिक्स और मोर लेयर्स ऑफ फैब्रिक्स। जब हमें कोई हैवी फैब्रिक कट करना है या फिर ज़्यादा लेयर ऑफ फैब्रिक्स को हमें एक साथ कट करना है तब हम शेयर यूज़ करते हैं। शेयर्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास में ड्रेस मार्कर शेयर्स हैं। ये प्राइमरली हम पैटर्न पीसेस को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो बॉटम ब्लेड होता है इसका वो स्लाइटली एंगल होता है ताकि कटिंग के टाइम पे जो फैब्रिक है वो फ्लैट रहे। स्टैंडर्ड ब्लेड लेंथ जो है वो 7 इंच एंड 8 इंच होती है। जो लार्जर ब्लेड जो लेंथ होती है वो अप टू 12 इंचेस जाती है, ये भी अवेलेबल होती है।
ड्रेस मार्कर शेयर्स में। जो सेरेटेड एज ब्लेड्स हैं वो हेल्प करते हैं स्लिपरी निट्स को कट करने के लिए। जो स्पेशल शेयर्स होते हैं वो लेफ़्ट हैंडेड शेयर्स होते हैं, लेफ़्ट हैंडेड लोगों के लिए भी अवेलेबल होते हैं। पिंकिंग शेयर क्या होती है? ये जो शेयर होती है ये यूज़ होती है फिनिश सीम को क्रिएट करने के लिए, जो कि रेवलिंग को रोकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कपड़े को कट करते हैं तो धागे निकलने लगते हैं, और जो धागे निकलते हैं ना उसको हम रेवलिंग कहते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम रेवलिंग कहते हैं। तो जो हमारी पिंकिंग शेयर्स होती हैं ना वो इस तरीके से कट करती हैं फैब्रिक को कि रेवलिंग नहीं होती है। और ये यूज होती है नॉट ओनली कि हमें फिनिश रो एजेस मिले, बट डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी हम पिंकिंग शेयर यूज़ करते हैं। 7.5 इंच ब्लेड शेयर्स भी जनरली अवेलेबल होती हैं जो इस पर्पस के लिए अच्छी होती हैं, अच्छी मानी जाती हैं। अब अभी जो मैंने आपको शेयर दिखाई थी, सिजर दिखाई थी, वो पिंकिंग शेयर थी जो जिगजैग पैटर्न में कट कर देती है। एक होती है स्कैल्पिंग शेयर, ये सिमिलर फैशन में ही काम करती है जैसे पिंकिंग शेयर काम करती है, बट ये फैब्रिक को स्कैलोप्स में कट करती है रेदर देन जिगजैग पैटर्न में। ये जिगजैग पैटर्न में कट नहीं करती है। जो एज ऑब्टेन होते हैं वो रेवल रेजिस्टेंट एज होते हैं, एज ईच राउंड एज जो है वो बायस बन जाता है। ये अभी हम पिक्चर्स देख लेते हैं इनकी। ये ड्रेस मार्कर शेयर है, ये पिंकिंग शेयर है, ये स्कैलोपिंग शेयर है, ये स्विंग सिज़र है जो हम नॉर्मली कैंची यूज़ करते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी सिज़र्स हैं। अब हम सिज़र्स की तरफ बढ़ेंगे। अब सिज़र्स की बात करते हैं। ये आपको स्मॉल साइज़ में भी अवेलेबल होती हैं। जनरली ये राउंड हैंडल्स होती हैं। इसमें भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी सिज़र्स होती हैं। ये छोटी होती हैं साइज़ में, डेलिकेटली कंस्ट्रक्टेड होती हैं 4 to 5 इंच प्लेट के साथ में, और ये हम निडल वर्क, रिपिंग, क्लिपिंग, कटिंग ऑफ बटन होल्स के लिए यूज़ करते हैं। एक होती है स्विंग सिज़र्स जो नॉर्मली कैंची हम कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये 5 इंच to 6 इंच प्लेट्स में आती हैं। 1 ब्लंट पॉइंट जो होता है वो स्नैगिंग ऑफ फैब्रिक को प्रिवेंट करता है व्हेन ट्रिमिंग। जब आप ट्रिमिंग कर रहे होते हो तो कपड़ा स्नैग नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता है और ख़राब भी नहीं होता है। नॉर्मली एक सीधी लाइन में कपड़ा कट हो जाता है। फिर होती है बटन होल सिज़र। ये जो है इनके नॉच्ड ब्लेड्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे नॉच्ड ब्लेड है, एंड ये जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। अलग अलग बटन होल्स के साइज़ के को आपने कट करना है, उस कटिंग के अकॉर्डिंग, उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इनमें एक स्क्रू होता है जो कट के लेंथ को कंट्रोल करता है। अब हमारे पास में आती हैं इलेक्ट्रिक सिज़र्स। तो ये रिलेटिवली एक नई आइटम है, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये वैल्यूएबल है हैंडीकैप लोगों के लिए जो कि नॉर्मल सिज़र को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जर्नल स्विंग के लिए तो ये एक लग्जरी है, एंड ये थिन और हैवी फैब्रिक्स को कट नहीं कर सकती है। जो बैक साइड होती है सिज़र की वो बैटरी की तरह होती है, जहाँ पे हम सेल्स को इंसर्ट करते हैं, फिट करते हैं, और ये सेल से काम करती है क्योंकि बैटरी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक सिज़र है। एंड यहाँ पे एक प्रेस बटन भी होता है जिसको आप प्रेस करते हो तो सिज़र अपने आप मूव करने लगती है। उसके बाद में बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट हमारा कटिंग इक्विपमेंट है वो है थ्रेड क्लिपर्स। ठीक है, ये जो होते हैं ना ये यूज़ होते हैं थ्रेड्स को कट करने के लिए जो फैब्रिक सरफेस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, वहाँ से धागे निकले हुए होते हैं कपड़े के सरफेस से, उनको कट करने के लिए हम थ्रेड क्लिपर्स यूज़ करते हैं। ये फिटेड होते हैं, इनके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है जो कि स्मूथ एंड स्विफ्ट मूवमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो कटिंग इक्विपमेंट है वो है सीम रिपर। ये तो सीम्स को रिप करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई कपड़ा स्टिच कर दिया, अब आपको उसे उधेड़ना है तो आप अपने बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी अगर आप हाथ से उधेड़ने लगोगे। तो हमारे पास में सीम रिपर होता है, तो जो आधे घंटे का काम है ना वो 5 मिनट में हो जाता है। तो ये इसका जो होता है ना एक शार्प कर्व्ड एज होता है जो सीम्स को कट करने के लिए यूज़ होता है, एंड अ पॉइंट होता है पिकिंग आउट थ्रेड्स, जिससे थ्रेड्स बाहर निकलते रहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कटिंग बटन होल्स, को कट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस शुड बी यूज वेरी केयरफुली, हमें इसे यूज़ करना चाहिए एज बीइंग वेरी शार्प होती हैं। इट कैन कट द फैब्रिक। एक्सीडेंटली भी कई बार ना फैब्रिक कट हो जाता है जब हम सीम को रिप करते हैं
सीम रिपर यूज़ करते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसे यूज़ करना होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में कटिंग टेबल। तो कटिंग इक्विपमेंट में हमारे पास में शेयर्स आ गए, सिजर्स आ गए, थ्रेड क्लिपर्स आ गए, सीम रिपर्स आ गए एंड कटिंग टेबल तो हमें चाहिए, क्योंकि टेबल के ऊपर रख के ही तो हम कपड़े को कट करेंगे। तो कटिंग टेबल जो होते हैं वो ड्राफ्टिंग एंड कटिंग दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड कराते हैं टू वर्क एट अ कंफर्टेबल हाइट, जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हो कंफर्टेबल होकर के। मोस्ट पॉपुलर एंड कन्वीनियंट साइज़ जो है वो 2.5 फीट इंटू 6 फीट का है। एंड अ फेल्ट टॉप टेबल डज नॉट लेट द फैब्रिक स्लिप नहीं होने देता है। एंड वाइल कटिंग इन एब्सेंस ऑफ टेबल फैब्रिक कैन बी लाइक आपके पास टेबल नहीं है तो फैब्रिक को आप दूसरे टेबल या फ्लोर पे रख के भी कट कर सकते हो आराम से। हमारे पास में अभी स्विंग इक्विपमेंट्स पड़े हैं और हमारे पास में फिनिशिंग इक्विपमेंट्स पड़ी हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्विंग इक्विपमेंट्स और फिनिशिंग इक्विपमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।